वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समरी ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड मोमेंट्स ड्यू टू विंड लोड हम लोग देखेंगे। जो डिजाइन के लिए कैसे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लोड एंड मोमेंट को कैसे लेते हैं जो हम लोग का डिजाइन में एक्चुअली चाहिए। ओके, इसका पहले हम लोग विंड लोड कैलकुलेट किया था ड्यू टू सुपरस्ट्रक्चर एंड सबस्ट्रक्चर के लिए। वो सब विंड लोड जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लोड एंड मोमेंट आएगा उसको हम लोग डिजाइन के लिए कैसे टेबुलर फॉर्म में लेंगे, इसको हम लोग एकदम पॉइंट बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। ओके, सो लेट्स गो वन बाय वन। विंड लोड कैलकुलेशन ऑफ ब्रिज का एज पर IRC 6 का हिसाब से जो 5 वीडियोस का जो सीरीज था, a summary of all the forces and moments due to wind load for design a last videos है इस ओके। इसमें हम लोग एकदम टेबुलर फॉर्म में देखेंगे जो कैसे ड्यू टू सुपरस्ट्रक्चर एंड सबस्ट्रक्चर के लिए डिफरेंट कंपोनेंट को डिजाइन करने का टाइम में विंड लोड के लिए कितना मोमेंट, कितना वर्टिकल लोड एंड कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई होता है, ये हम लोग एकदम टेबुलर फॉर्म में देखेंगे जो डिजाइन के लिए चाहिए। ओके, तो देखिए इसके लिए हम लोग एक ब्रिज का डेटा लिया था। ओके, जहां पे लोकेशन ऑफ द ब्रिज है, फॉर्मेशन लेवल, HFL, पियर कैप टॉप, पियर कैप बॉटम एंड LBL, LWL और MSL कुछ भी हो सकता है। उसके लिए हम लोग ये डेटा कंसिडर किया। तो इसके लिए एंड जो मेरा सुपरस्ट्रक्चर है RCC गर्डर है, मेरा ओवरऑल विड्थ ऑफ द ब्रिज है 12 मीटर, कैरेजवे विड्थ 11 मीटर, दोनों साइड में क्रैश बैरियर है एंड टोटल लेंथ ऑफ द स्पैन इज 24.4 सेंटर टू सेंटर ऑफ बियरिंग एंड एक्सपांशन जॉइंट सेंटर टू सेंटर ऑफ दैट इज 25.04 मीटर। ओके, ये सब डेटा हम लोग का चाहिए। तो हम लोग कहां पे कैलकुलेट करेंगे, पियर शाफ्ट का बॉटम में करेंगे एंड पियर कैप का टॉप में करेंगे, पियर कैप को डिजाइन करने के लिए, एंड पियर शाफ्ट का बॉटम में करेंगे, पियर शाफ्ट को डिजाइन करने के लिए, एंड फुटिंग का बॉटम में और पाइल फाउंडेशन होगा तो पाइल कैप बॉटम में कितना मोमेंट, कितना वर्टिकल लोड एंड कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये हम लोग देखेंगे। ऐसे एकदम टेबुलर फॉर्म में ये सब हम लोग इसको, इस टेबुलर फॉर्म को हम लोग ड्यू टू सुपरस्ट्रक्चर एंड ड्यू टू सबस्ट्रक्चर के लिए हम लोग फिल अप करेंगे। ओके, अभी देखते हैं कैसे एकदम पॉइंट वाइज करते हैं। तो इसका पहले स्टेप 1 में हम लोग देखा था जो VZ PZ को आपको बेसिक विंड स्पीड के हिसाब से कैलकुलेट करना होगा। तो इसका हम लोग एकदम पूरा पॉइंट वाइज ड्यू टू सुपरस्ट्रक्चर में जब कैलकुलेट किया था उस वीडियोस में आप जाके देखिए। ओके, एकदम पॉइंट वाइज। सबसे पहले आपको बेसिक विंड स्पीड को डिटरमाइन करना है, आपको लोकेशन ऑफ द प्रोपोज ब्रिज के हिसाब से। देन हाइट चाहिए आपको, ब्रिज हाइट। ओके, फॉर्मेशन लेवल माइनस LBL और LWL, और जहां पे नहीं है तो MSL भी आप ले सकते हैं। तो टोटल मेरा हाइट हो गया। देन आवरली मीन विंड स्पीड आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग इसका प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कशन किया था, कैसे कैलकुलेट करते हैं उस वीडियोस आप जाके देखिए। देन हॉरिजॉन्टल विंड प्रेशर, एक्चुअली हम हर एक पॉइंट को एकदम समराइज कर देते हैं। ओके, देन विंड प्रेशर हो गया। देन हमको कैलकुलेट करना है, ये आपका वही मैप ऑफ इंडिया बेसिक विंड स्पीड का मैप है एज पर IRC 6 का हिसाब से। तो अकॉर्डिंगली आपको प्रोपोज ब्रिज का लोकेशन के हिसाब से बेसिक विंड स्पीड लेना था। देन देखिए कैलकुलेशन ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर, जब सुपरस्ट्रक्चर पियर पेडिस्टल का ऊपर में बियरिंग एंड बियरिंग के ऊपर में जब सुपरस्ट्रक्चर आएगा तो उसका आपको सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिस सेंट्रॉइड में विंड फोर्स एक्ट करेगा। तो कैसे सेंट्रॉइड कैलकुलेट करते हैं ये पूरा डिटेल हम लोग इसका पहले वीडियोस में देखा था, वो भी आप जाके देखिए। ये हम एक्चुअली एकदम पॉइंट वाइज एकदम समराइज कर देते हैं जो की पॉइंट्स है। तो सेंट्रॉइड को कैलकुलेट करना पड़ेगा। देन स्टेप 3 में आपको FT कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको सबस्ट्रक्चर के लिए भी करना पड़ेगा एंड सुपरस्ट्रक्चर के लिए भी करना पड़ेगा। ओके, तो PZ A1 GCD तो हम लोग करके FT कैलकुलेट कर लिए, दैट इज 30.90 टन। देन हमको FL को कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमको FT is 30.90, तो FL is by 4Q. The longitudinal force on bridge superstructure FL shall be taken as 25% for RCC गर्डर एंड 50% फॉर स्टील ट्रस गर्डर के लिए। तो हम लोग RCC गर्डर है तो इसके लिए बाई 4 किया 25%, दैट इज 7.73। तो ड्यू टू सुपरस्ट्रक्चर मेरा हो गया FT इज 30.90, FL इज 7.73। तो हम फिर नेक्स्ट हमको सबस्ट्रक्चर के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। देन कैलकुलेशन ऑफ द वर्टिकल विंड फोर्स, हम लोग वर्टिकल विंड फोर्स अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। तो एन अपवर्ड और डाउनवर्ड विंड फोर्स FV कैसे कैलकुलेट करें, FVZ A3G into CL, CL इज द लिफ्ट कोएफिशिएंट। तो हम लोग FV को कैलकुलेट कर लिया 37.10 टन। दिस फोर्स
मे बी अपवर्ड और डाउनवर्ड। ओके, तो इसको हम लोग लेंगे। देन हम लोग का कैलकुलेट करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल विंड फोर्स ड्यू टू सबस्ट्रक्चर। एंड सबस्ट्रक्चर में जो FT 0.50 कैसे आया, ये हम लोग जब ड्यू टू सबस्ट्रक्चर कैलकुलेट किया था उसमें पूरा डिटेल पॉइंट वाइज हम लोग कैलकुलेट किया था, उस वीडियो से आप जाके एक बार देख लीजिए। ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे विंड लोड ऑन सबस्ट्रक्चर में विंड फोर्स अप्लाई होता है। तो मेरा FT हो गया 0.50 टन एंड लॉन्गिट्यूडनल विंड फोर्स FL इज 0.50 बाई 4, तो 0.125 टन। ये भी सेम है 25%। हम लोग ट्रांसवर्स फोर्स का 25% लेंगे लॉन्गिट्यूडनल फोर्स के लिए। देन हॉरिजॉन्टल विंड फोर्स ड्यू टू लाइव लोड, अब लाइव लोड के लिए 8.51 एंड 8.51 बाई 4। इसमें एक चीज ध्यान देने का है, जब हम लोग विंड फोर्स ड्यू टू लाइव लोड कैलकुलेट करेंगे तो मेरा जो लीवर आर्म होगा तो वो मेरा FRL मींस फॉर्मेशन लेवल ऑफ द ब्रिज से 1.5 ऊपर से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, मींस फॉर्मेशन लेवल ब्रिज हाइट प्लस 1.5। ओके, देन देखिए ड्यू टू सुपरस्ट्रक्चर, सुपरस्ट्रक्चर के लिए अभी एक टेबल आपको फिलअप करना होगा। ये एक्चुअली हम लोग का डिजाइन के लिए चाहिए। समरी ऑफ फोर्सेस एंड मोमेंट्स ड्यू टू विंड ड्यू टू सुपरस्ट्रक्चर। सुपरस्ट्रक्चर के लिए मेरा जो मोमेंट एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये सुपरस्ट्रक्चर है, तो सुपरस्ट्रक्चर के लिए जब हम लोग पियर कैप को डिजाइन करेंगे तो पियर कैप का बॉटम में मेरा कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड हॉरिजॉन्टल मोमेंट्स, horizontal force in longitudinal direction and horizontal force in transverse direction and lever arm है जो सेंट्रॉइड इधर है, सेंट्रॉइड से जो मेरा पियर कैप का डिस्टेंस है, पियर कैप बॉटम का जो डिस्टेंस है उसको हमको कैलकुलेट करना चाहिए। तो HLL 7.73, HTD 30.90, HLL is 30.90 by 4। तो पियर कैप बॉटम के लिए फिर लीवर आर्म मेरा 99.263, जो 99.263 एक्चुअली इज अ सेंट्रॉइड। ओके, माइनस 95.675, तो 3.588 हो गया मेरा लीवर आर्म फॉर पियर कैप के लिए। ओके, तो MLL इज द HLL इंटू लीवर आर्म 7.73 इंटू 3.588, तो 27.74। ये एक्चुअली हम लोग का चाहिए MLL मींस लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट एट द पियर कैप बॉटम लेवल। ये आपको चाहिए पियर कैप को डिजाइन करने के लिए। एंड MTD सेम 30.90 इंटू लीवर आर्म 3.588, तो मेरा 110.869। फिर पियर शाफ्ट बॉटम लेवल मेरा जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है दोनों डायरेक्शन में वो तो सेम ही रहेगा, लीवर आर्म खाली चेंज हो जाएगा। लीवर आर्म जो सेंट्रॉइड है 99.263 माइनस 92.75, 92.75 इज द पियर शाफ्ट का जो बॉटम RL है, पियर शाफ्ट का बॉटम RL इज 92.75। तो दोनों को माइनस किया 6.513, तो MLL हो जाएगा 7.73 इंटू 6.513, तो 50.345। MTD 30.90 इंटू 6.513, दैट इज 201.251। देन फाउंडिंग लेवल और पाइल कैप का बॉटम लेवल में कितना होगा, मेरा फोर्स तो सेम ही रहेगा, खाली लीवर आर्म चेंज हो जाएगा। 99.263 ये हो गया सेंट्रॉइड। ओके, माइनस 91.5 ये पाइल कैप और फुटिंग का फाउंडिंग लेवल और पाइल कैप का बॉटम लेवल 91.5, तो ये हो गया मेरा लीवर आर्म। तो लीवर हॉरिजॉन्टल फोर्स इनटू लीवर आर्म मोमेंट 7.73 इंटू 7.763, तो 60.007। एंड जो MTT होगा 30.90 इंटू 7.763 टू 39.877। ये हो गया मेरा सुपर स्ट्रक्चर के लिए पियर कैप का बॉटम एंड पियर शाफ्ट का बॉटम एंड पाइल कैप बॉटम और फाउंडिंग लेवल में मेरा MLL एंड MTT। ये एक्चुअली हम लोगों का चाहिए पूरा डिजाइन करने के लिए। ये हो गया आपका सुपर स्ट्रक्चर के लिए। तो हमको फिर सबस्ट्रक्चर के लिए भी ऐसे हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, देखते हैं अभी सबस्ट्रक्चर के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। ड्यू टू सबस्ट्रक्चर, सबस्ट्रक्चर के लिए भी सेम है, आपको पियर कैप बॉटम में भी आपको फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स के लिए मोमेंट भी अप्लाई होगा। देन पियर शाफ्ट का बॉटम में भी अप्लाई होगा ड्यू टू दिस सबस्ट्रक्चर, एंड आपका फाउंडिंग लेवल और पाइल कैप का बॉटम में भी अप्लाई होगा। सेम प्रोसीड्यूर है। हॉरिजॉन्टल फोर्स इज 0.125 एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन इज 0.5। लीवर आर्म को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इसी तरीके से। देन लीवर आर्म इनटू हॉरिजॉन्टल फोर्स मोमेंट आएगा, हम HLL से मल्टीप्लाई करेंगे तो MLL आएगा, एंड HTD से मल्टीप्लाई करेंगे तो MTT आएगा। देन ड्यू टू सबस्ट्रक्चर के लिए ये हो गया आपका पूरा। देन जब हम लोग एकदम डिजाइन के लिए जो टेबल को बनाएंगे, जो टोटल मेरा हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड टोटल मेरा मोमेंट, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए
पीआर कैप बॉटम में मेरा वर्टिकल लोड 37.10 प्लस माइनस क्यों दिया, इसको अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। आपको डिजाइन में चेक करना है ये कौन सा केस में आपको क्रिटिकल मोमेंट आ रहा है, मींस मैक्सिमम मोमेंट आ रहा है, उसी के लिए आपको डिजाइन करना पड़ेगा। इसीलिए आप प्लस माइनस 37.10 दिया। HLL 7.73 इज द ड्यू टू सुपरस्ट्रक्चर एंड 0.125 ड्यू टू सबस्ट्रक्चर। तो मेरा टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स 7.88 एंड जो HTT 30.90 is the due to superstructure and 0.50 due to substructure। दोनों को ऐड करने से 31.40 means total horizontal force is 7.88 and total horizontal force in transverse direction is 31.40। MLL same है 27.74 plus 0.562 ये हो गया ड्यू टू सुपरस्ट्रक्चर, दिस इज ड्यू टू सबस्ट्रक्चर। तो दोनों ऐड करने से 28.302 इज द MLL एट द पियर कैप बॉटम लेवल एंड MTT 110.869 प्लस 1.125 दिस इज ड्यू टू सुपरस्ट्रक्चर, दिस इज ड्यू टू सबस्ट्रक्चर। दोनों को ऐड करने से 111.994। तो ये हो गया आपका पियर कैप का बॉटम में ड्यू टू विंड के लिए मेरा वर्टिकल लोड MLL एंड MTT एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स। आप रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों को स्क्वायर रूट करके। ओके, देन पियर शाफ्ट का बॉटम में मेरा हॉरिजॉन्टल फोर्स सेम रहेगा दोनों डायरेक्शन में। मोमेंट को खाली ड्यू टू सुपरस्ट्रक्चर एंड ड्यू टू सबस्ट्रक्चर में ऐड करना होगा। तो ऐड करके ये मेरा हो गया MLL एंड MTT। तो आपको पियर शाफ्ट बॉटम जब हम लोग डिजाइन करेंगे विंड केस में तो हमको इसके लिए डिजाइन करना पड़ेगा। ओके, इसका लोड कॉम्बिनेशन में ऐड करना होगा। देन फाउंडिंग लेवल और पाइल कैप बॉटम में मेरा हॉरिजॉन्टल फोर्स दोनों डायरेक्शन में सेम होगा, वर्टिकल लोड भी सेम होगा। खाली MLL और MTT दोनों केस में हमको दिस इज ड्यू टू सुपरस्ट्रक्चर एंड दिस इज ड्यू टू सबस्ट्रक्चर करके ऐड करके 60.44 मेरा MLL एंड मेरा MTT 239.877 प्लस 1.731। तो दोनों ऐड करने से 241.608। ओके, तो ये हो गया विंड लोड कैलकुलेशन का पूरा समरी। विंड लोड कैलकुलेशन दिस इज द एक्चुअली समरी शीट फॉर मोमेंट्स एंड फोर्सेस ड्यू टू विंड लोड। तो आपको इसी कंपोनेंट को डिजाइन करने के लिए आपको वर्टिकल लोड, हॉरिजॉन्टल लोड एंड आपको मोमेंट चाहिए होगा। ओके, सो थैंक यू दोस्तों। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू वंस अगेन।